हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक बायोमैकेनिक्स का, जो कि है मसल फंक्शन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम समझते हैं मसल टेंशन के बारे में। तो बेसिकली मसल टेंशन क्या होता है कि किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से या मसल की खुद की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, मतलब कि अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स है, मतलब मान लो एक मसल है या फिर एक मान लो रबर बैंड है, इसको हमने दोनों साइड से पकड़ लिया है और उसके ऊपर हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, मतलब हम उसको लेंथन कर रहे हैं। ठीक है, तो लेंथनिंग की वजह से अगर कुछ अमाउंट ऑफ टेंशन क्रिएट हो रहा है उस पर्टिकुलर रबर बैंड के अंदर, या फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं मसल के अंदर, या फिर मसल की खुद की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जिसमें हमने देखा था कि द एक्टिन एंड द मायोसिन फिलामेंट जो है, जो कि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कर रही थी, तो मसल के खुद की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मसल फाइबर्स के अंदर जो टेंशन डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो उस टेंशन को हम मसल टेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मसल। व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मसल? क्योंकि मसल टेंशन की वजह से ही मूवमेंट्स पॉसिबल हो पाएंगे, कि मसल में अगर टेंशन प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से ही मूवमेंट्स पॉसिबल हो पाएंगी। तो इट कैन बी आइदर पैसिव और एक्टिव। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं पैसिव टेंशन के बारे में, फिर हम समझते हैं एक्टिव टेंशन। तो पैसिव टेंशन, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इट इज द टेंशन डेवलप्ड इन पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट्स ऑफ ए मसल। तो बेसिकली मसल के जितने भी इलास्टिक कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर जो टेंशन डेवलप हो रहा है, और वो किस वजह से डेवलप हो रहा है? क्रिएटेड बाय लेंथनिंग ऑफ द मसल बियॉन्ड द स्लैक लेंथ ऑफ द टिश्यू। मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हमने उस मसल को अगर बाहर से होल्ड कर लिया या फिर किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से वो पर्टिकुलर मसल जो है वो लेंथन हो रही है अपनी स्लैक लेंथ से। ठीक है, नॉर्मल जो स्लैक लेंथ है उससे अपनी नॉर्मल लेंथ की तरफ स्ट्रेच हो रही है या लेंथन हो रही है, तो उस टाइम पे जो उसके इलास्टिक कंपोनेंट्स है जो मसल के, उसके अंदर जो टेंशन डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द पैसिव टेंशन। ठीक है, तो इट इज नॉन कॉन्ट्रैक्टिव, मतलब कि मसल खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, बल्कि किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से जो टेंशन डेवलप हो रहा है मसल के अंदर, दैट इज द पैसिव टेंशन। और उसका अपोजिट है हमारा एक्टिव टेंशन। तो इट इज द टेंशन डेवलप्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स ऑफ द मसल, मतलब मसल के खुद के कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो टेंशन डेवलप हो रहा है मसल के अंदर, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव टेंशन। इट इज बाय द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, जैसे कि हमने पहले देखा था, इट इज बाय द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड मूवमेंट ऑफ द थिक एंड द थिन फिलामेंट्स, मतलब थिक एंड थिन फिलामेंट्स, दैट इज द एक्टिन एंड द मायोसिन फिलामेंट्स, इनके मूवमेंट की वजह से एंड क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है मसल के अंदर, दैट इज द एक्टिव टेंशन। And it is contractile, obviously. Amount of active tension that can be generated in a muscle depends upon the frequency, number, size of motor units that are firing. ये सब हमने टर्म्स पहले इसके बारे में बात करी हुई है कि कितनी फ्रीक्वेंसी है और कितना क्या साइज है और कितने नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स है जो कि रिक्रूट हो रहे हैं, जो कि एक्टिव हो रहे हैं एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। वो डिसाइड करेगा कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स है, जितनी उनकी फायरिंग रेट ज़्यादा है या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ टेंशन डेवलप होगा एक मसल के अंदर, एंड दैट विल बी द एक्टिव टेंशन। अब एक टर्म आती है द आइसोमेट्रिक लेंथ टेंशन रिलेशनशिप, मतलब कि एक मसल की या मसल फाइबर की लेंथ के अकॉर्डिंग उसके अंदर द अमाउंट ऑफ टेंशन डेवलपमेंट जो होता है वो वेरी करता है। ठीक है, वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर। ठीक है, तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आइसोमेट्रिक टेंशन डेवलपमेंट इन अ मसल फाइबर एंड द लेंथ ऑफ द सार्कोमेर्स इन अ मसल फाइबर, मतलब कि मसल फाइबर के अंदर जो सार्कोमेर्स है उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग किस तरह वेरी कर रहा है द अमाउंट ऑफ टेंशन विच इज बीइंग डेवलप्ड विद इन दैट मसल फाइबर, उसको हम लेंथ टेंशन रिलेशनशिप बोलते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है द ऑप्टिमल लेंथ, मतलब कि एक मसल फाइबर है उसका एक ऑप्टिमल लेंथ होगा जिसपे वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेंशन डेवलप कर पाएगा। ठीक है, तो देयर इज एन ऑप्टिमल लेंथ एट विच अ मसल फाइबर इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग आइसोमेट्रिक टेंशन, और उस ऑप्टिमल लेंथ पे वो मैक्सिमम टेंशन क्यों डेवलप कर पाता है? बिकॉज द थिक एंड द थिन फिलामेंट्स are positioned in this stage in such a way that maximum number of cross bridge within the sarcomere can be formed, मतलब कि उस पर्टिकुलर ऑप्टिमल लेंथ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन द एक्टिन एंड द मायोसिन फिलामेंट। इसलिए हम कहते हैं कि ऑप्टिमल लेंथ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेंशन डेवलपमेंट हो रहा है एक मसल फाइबर के अंदर। अगर उस ऑप्टिमल लेंथ से मसल फाइबर लेंथन हो रही है या उससे शॉर्टन हो रही है, दोनों में अमाउंट ऑफ टोटल टेंशन जो डेवलपमेंट है दैट विल डिक्रीज। ठीक है, तो जब मसल फाइबर का जो टेंशन है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर ऑप्टिमल लेंथ से लेंथ इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है उस मसल फाइबर की। ठीक है,
अब हम यहाँ पे दो केसेस देखते हैं, एक में मसल इलोंगेट हो रही है और एक में मसल शॉर्टन हो रही है। दोनों में हम देखेंगे कि जो टेंशन डेवलपमेंट है टोटल मसल फाइबर के अंदर वो डिक्रीज ही होगा, ठीक है। तो इफ द मसल इज इलोंगेटेड, अगर मसल इलोंगेट हुआ है तो उस केस में पैसिव इलास्टिक टेंशन इन द पैरेलल कंपोनेंट्स इंक्रीजेस। जैसे कि हमने पहले देखा था कि मसल के इलोंगेट होने की वजह से उसमें अमाउंट ऑफ पैसिव टेंशन इंक्रीज होता है, और हमें पता है कि पैसिव टेंशन प्लस एक्टिव टेंशन इज द टोटल टेंशन इन द मसल। मतलब एक मसल फाइबर का टोटल टेंशन इज डिफाइंड बाय द सम ऑफ द पैसिव टेंशन एंड द एक्टिव टेंशन, ठीक है। तो अगर हमने मसल को उसकी ऑप्टिमल लेंथ से इंक्रीज कर दी उसकी लेंथ, तो उस केस में पैसिव टेंशन तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ उसकी एक्टिव टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ओवरऑल जो टेंशन है उस मसल का दैट विल डिक्रीज। और सेम केस हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ है कि सिमिलरली इफ द मसल फाइबर्स आर शॉर्टेंड फ्रॉम इट्स ऑप्टिमल सार्कोमेयर लेंथ, देयर इज अ लॉस इन द आइसोमेट्रिक टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है खुद, मतलब कि एक्टिव टेंशन डेवलप हो रही है, तो उस केस में जो पैसिव टेंशन है उस मसल के अंदर वो डिक्रीज हो रहा है साथ में, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्टिव टेंशन के टाइम पे डिस्टेंस बिटवीन द जेड लाइंस, जो हमने जेड लाइंस देखी थी मसल कॉन्ट्रैक्शन में, तो जेड लाइंस डिक्रीज हो जाएगी, देयर विल बी लेस क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ओवरऑल देयर विल बी लेस अमाउंट ऑफ एक्टिव फोर्स विद इन द मसल, ठीक है। तो दोनों केसेस में अगर ऑप्टिमल लेंथ से मसल की लेंथ इंक्रीज हो रही है या ऑप्टिमल लेंथ से डिक्रीज हो रही है, दोनों केसेस में टोटल अमाउंट ऑफ टेंशन विल डिक्रीज। सिर्फ ऑप्टिमल लेंथ पे ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्टिव एज वेल एज टेंशन एज वेल एज पैसिव टेंशन होता है उस मसल के अंदर, ठीक है। तो दैट इज द मैक्सिमल अमाउंट ऑफ टेंशन एट ऑप्टिमल लेंथ ऑफ ए मसल फाइबर। तो हम समझते हैं अब एप्लीकेशन ऑफ लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। हमने लेंथ टेंशन रिलेशनशिप समझ लिया, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बॉडी में कैसे किस तरह से होता है। तो मसल्स दैट क्रॉस मोर देन 2 जॉइंट्स और 2 और मल्टी जॉइंट मसल इन विच लेंथ इज मोर देन दैट इन सिंगल जॉइंट मसल। अब अगर हम ऐसे किसी मसल का एग्जांपल ले जो कि मोर देन 1 जॉइंट को क्रॉस कर रहा है, फॉर एग्जांपल फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, अगर हम फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की बात करें तो वो क्रॉस कर रहा है हमारा रिस्ट जॉइंट, उसके अलावा कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट, मेटाकार्पोफेलेंजल जॉइंट एंड इंटरफेलेंजल जॉइंट्स, इन सबको क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो इट इज क्रॉसिंग मोर देन 2 जॉइंट्स, ठीक है। तो उसको हम मल्टी जॉइंट मसल बोलते हैं। तो अगर हम फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का एग्जांपल ले तो वहां पे हम देखेंगे अ डिक्रीज इन टॉर्क बाय मसल may be encountered when full range of motion is attempted simultaneously at all joints crossed by a multi joint muscle। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर वो एक पर्टिकुलर मसल है, अगर हम ट्राई करें उस एक पर्टिकुलर मसल को हर जॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट करने का, मतलब कि अगर हमने इसको रिस्ट जॉइंट पे भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद हमने मेटाकार्पोफेलेंजल जॉइंट पे भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, उसके साथ में हमने इंटरफेलेंजल जॉइंट्स पे भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मसल जो है ये इनसफिशिएंट हो गई हर एक जॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि इस जॉइंट की एक पर्टिकुलर लेंथ है या फिर हम बोले एक ऑप्टिमल लेंथ है जहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, हमने उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया इस मसल को। इसलिए हम देख रहे हैं, मान लो मैंने ये मार्कर ऐसे होल्ड किया हुआ है, इसको मैं टाइटली होल्ड कर सकता हूं अगर मैंने इस पर्टिकुलर मसल को रिस्ट जॉइंट पे फ्लेक्स नहीं किया, अगर रिस्ट जॉइंट पे मसल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, देन आई कैन स्ट्रांगली होल्ड दिस पर्टिकुलर मार्कर एट एमसीपी जॉइंट एंड एट द इंटरफेलेंजल जॉइंट्स। लेकिन अब अगर मैं इसको रिस्ट जॉइंट पे भी कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, तब मैं इतनी स्ट्रांगली इस मार्कर को होल्ड नहीं कर सकता अपने एमसीपी जॉइंट और इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स की हेल्प से, तब मैं बहुत इजीली रिमूव कर सकता हूं इस मार्कर को, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये मसल एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनसफिशिएंट हो गई। अगर मैंने इस पर्टिकुलर मसल को जो कि मोर देन 2 जॉइंट्स को क्रॉस कर रहा था, अगर मैंने उसे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर दिया रिस्ट जॉइंट पे और फिर मैं ट्राई कर रहा हूं उसे कॉन्ट्रैक्ट करने का फर्दर डिस्टल जॉइंट्स पे, मतलब कि एमसीपी जॉइंट पे और इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पे, तो वो सफिशिएंट नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। उस इनसफिशिएंसी को हम एक्टिव इनसफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस डिक्रीज इन टॉर्क, तो मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो टॉर्क है वो डिक्रीज हो गया, तो दिस डिक्रीज इन टॉर्क इज कॉल्ड एक्टिव इनसफिशिएंसी, ठीक है। मतलब मसल एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इनसफिशिएंट हो गई क्योंकि वो हर जॉइंट पे क्रॉस हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, फिंगर फ्लेक्सर्स क्रॉस, मतलब कि फिंगर फ्लेक्सर्स जो हमने एफडीबी का एग्जांपल लिया फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का, तो इट इज क्रॉसिंग एट द रिस्ट जॉइंट, एट द कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट, एट द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, एट द इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो अगर हर जॉइंट पे अगर ये क्रॉस कर रही है तो देयरफॉर इफ ऑल जॉइंट्स आर अलाउड टू फ्लेक्स साइमल्टेनियसली, फिंगर फ्लेक्सर्स विल फॉल शॉर्टर बिकॉज फ्लेक्सर्स ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड एट रिस्ट, मतलब कि फिंगर फ्लेक्सर्स जो है दे विल फॉल शॉर्ट और दे विल बी इनसफिशिएंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑल्सो फिंगर एक्सटेंसर्स, अब अगर यहाँ पे हम ये एग्जाम्पल देखते हैं,
यहाँ पे हमने फिंगर्स को फुल्ली फ्लेक्स नहीं किया हुआ, ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ से इस पर्टिकुलर पोजीशन में आ जाते हैं, मतलब हमने फिंगर्स को फुल फ्लेक्स कर लिया है। तो अगर आप इसको अच्छे से अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर हम फिंगर फ्लेक्स कर रहे हैं तो उसके साथ हमारा जो रिस्ट जॉइंट है दैट इज गोइंग इनटू स्लाइट एक्सटेंशन, मतलब अगर मैं फिंगर फ्लेक्स कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारा रिस्ट जो है दैट विल गो इनटू स्लाइट एक्सटेंशन, ठीक है, स्लाइट एक्सटेंशन में जाएगा विथ फिंगर फ्लेक्शन। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे लिखा है कि ऑल्सो फिंगर एक्सटेंसर्स और द एंटागोनिस्ट, मतलब कि जो एंटागोनिस्ट है और जो फिंगर एक्सटेंसर्स है मे बी रेस्ट्रिक्टिंग मोशन एंड प्रोड्यूस फोर्स प्रोडक्शन, मतलब कि अगर हम ट्राई कर रहे हैं इस मसल को जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है उसको हर जॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट करने का, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, इनसफिशिएंट हो रही है, तो इस इनसफिशिएंसी को सफिशिएंसी में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि ये सफिशिएंटली फ्लेक्स कर पाए एट एमसीपी एंड एट द आईपी जॉइंट, अगर यहाँ पे सफिशिएंटली क्रॉस कॉन्ट्रैक्ट कर पाए उसके लिए हमें स्लाइट एक्सटेंशन चाहिए, ताकि ये जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है अगर रिस्ट जॉइंट पे स्लाइटली एक्सटेंड हो जाता है या स्ट्रेच हो जाता है तब ये सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगी मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट पे एंड इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स पे। इसलिए ऑटोमेटिकली हमारा जो रिस्ट है ड्यूरिंग फिंगर फ्लेक्शन या फिर मैं बोलूं कि एमसीपी और आईपी जॉइंट्स के फ्लेक्शन के टाइम पे ऑटोमेटिकली हमारा रिस्ट जॉइंट पे एक्सटेंशन होता है, जो कि हमारा फिंगर रिस्ट एक्सटेंसर्स या फिर जो एंटागोनिस्ट मसल है वो प्ले में आते हैं, ताकि सफिशिएंटली और स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन हो पाए या फ्लेक्शन हो पाए हमारे फिंगर फ्लेक्सर्स का एट एमसीपी एंड एट द आईपी जॉइंट्स, ठीक है। तो वही चीज लिखी है कि ऑल्सो द फिंगर एक्सटेंसर्स और द एंटागोनिस्ट मे बी रेस्ट्रिक्टिंग द मोशन एट द रिस्ट जॉइंट एंड फोर्स प्रोडक्शन, ठीक है, ताकि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो पाए एट एमसीपी एंड आईपी। व्हेन फिंगर फ्लेक्सर्स कॉन्ट्रैक्टेड रिस्ट गोज इनटू स्लाइट एक्सटेंशन बाय द रिस्ट एक्सटेंसर्स, जैसे कि मैंने पहले बताया कि रिस्ट एक्सटेंसर्स प्ले में आती है एंड वो स्लाइट एक्सटेंशन करवाती है एट द रिस्ट जॉइंट, ताकि और स्ट्रॉन्ग फ्लेक्शन हो पाए हमारे एमसीपी एंड आईपी जॉइंट्स पे। तो द रिस्ट एक्सटेंसर्स प्रिवेंट फिंगर फ्लेक्सर्स फ्रॉम फ्लेक्सिंग द रिस्ट एट टू प्रोवाइड ऑप्टिमल लेंथ ऑफ द फ्लेक्सर्स, ठीक है। तो मतलब कि जो रिस्ट एक्सटेंसर्स है वो स्लाइट एक्सटेंशन ला रही है एंड इसकी वजह से ऑप्टिमल लेंथ प्रोवाइड हो पा रही है एमसीपी और आईपी जॉइंट्स पे, ताकि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो पाए और स्ट्रॉन्ग फ्लेक्शन हो पाए फिंगर्स का। यही रीजन है कि हमारा रिस्ट स्लाइट एक्सटेंशन में जाता है जब हम फिंगर फ्लेक्स करते हैं एमसीपी और आईपी जॉइंट। ओके, अब इसके अलावा एक दूसरा टर्म आता है विच इज द पैसिव इनसफिशिएंसी। एक्टिव इनसफिशिएंसी में हमने देख लिया कि अगर मसल एक जगह पे एक रिस्ट पे मतलब एक जॉइंट पे अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो बाकी जॉइंट्स पे वो इनसफिशिएंट हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसका अपोजिट होता है पैसिव इनसफिशिएंसी, मतलब कि अगर सेम मसल है उसको हमने स्ट्रेच कर दिया, मतलब अगर जैसे हम नॉर्मली देखते हैं अगर मैं अभी न्यूट्रल पोजीशन में मेरा हैंड है बट अगर मैं रिस्ट को एक्सटेंशन में लेके जाऊं तो मेरी जो फिंगर्स है डेट विल स्टार्ट कमिंग इनटू फ्लेक्शन, ठीक है। जैसे ही मैं रिस्ट को एक्सटेंशन में लेके जा रहा हूं माय फिंगर्स विल स्टार्ट कमिंग इनटू फ्लेक्शन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मैंने जो रिस्ट फ्लेक्सर्स है इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया, रिस्ट जॉइंट पे अगर मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया तो अगेन ये इनसफिशिएंट हो जाएगी फर्दर स्ट्रेच के लिए एमसीपी और आईपी जॉइंट पे, ठीक है। तो इसलिए रिस्ट एक्सटेंशन के साथ में फिंगर्स एमसीपी जॉइंट पे और आईपी जॉइंट पे फर्दर स्ट्रेच नहीं हो पाएगी, इसलिए दीज फिंगर्स विल कम इनटू स्लाइट फ्लेक्शन, ठीक है। इसलिए रिस्ट एक्सटेंशन के टाइम पे द फिंगर्स विल टेंड टू कम इनटू फ्लेक्शन बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंसी टू स्ट्रेच। तो उस इनसफिशिएंसी को हम पैसिव इनसफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनसफिशिएंट अगर मसल हो रही है तो उसको हम एक्टिव इनसफिशिएंसी बोलते हैं, और स्ट्रेच होने के लिए अगर मसल इनसफिशिएंट हो रही है आगे तो उसको हम पैसिव इनसफिशिएंसी बोलते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको लेंथ टेंशन रिलेशनशिप के बारे में पता चला होगा और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है, एंड उसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशिएंसी ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।